आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 100 मेगावाट बिजली के आवंटन को 30 सितंबर तक बढ़ाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से किसानों को 7% ब्याज दर पर फसल संबंधित गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने को कहा। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगट को अधिक वजन के कारण महिला कुश्ती 50 किलोग्राम के लिए अयोग्य घोषित किया गया। और राज्य के विभिन्न हिस्सों में कल रात से मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी। चमोली, बागेश्वर और ऊधम सिंह नगर जिले में आज भारी बारिश का अनुमान। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 100 मेगावाट बिजली के आवंटन को 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये बिजली पश्चिमी क्षेत्र के अनावंटित पूल से उत्तराखंड को विशिष्ट आवंटन के रूप में मिलेगी। इससे पहले केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड को पश्चिमी क्षेत्र के यूए पूल से 100 मेगावाट बिजली को 31 जुलाई तक आवंटित किया था। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित ब्याज सहायता योजना जारी रखने के निर्णय को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से फसल ऋण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन सहित संबंधित गतिविधियों के लिए कम ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने को कहा है। किसानों को 7% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए की सीमित राशि दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज में 1.5% की छूट मिलेगी। समय पर ऋण अदा करने वाले किसानों को ब्याज में 3% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। 21 अगस्त से गैरसैंण में हो रहे विधानसभा सत्र में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी संबंधी विधेयक प्रस्तुत हो सकता है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया है। रेखा आर्य ने प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर भी अधिकारियों से फीडबैक लिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जो पूरे प्रदेश के लिए खुशी की बात है। उत्तराखंड को अब देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के नाम से भी पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि अक्टूबर-नवंबर के मध्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना तय हुआ है। श्रीमती आर्य ने कहा कि गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के निर्माण की तैयारियों व स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट बनने के संदर्भ में कैबिनेट में विषय आएगा। कैबिनेट से पारित होते ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत होगा। इस एक्ट के आने से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने में आसानी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों के दूरस्थ विद्यालयों में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय के 749 अतिथि शिक्षकों को नई तैनाती दे दी है। इन विद्यालयों में वार्षिक स्थानांतरण के बाद काफी संख्या में पद रिक्त हो गए थे, जिन्हें भरने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों व अभिभावकों द्वारा शिक्षकों की तैनाती की मांग की जा रही थी। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि हरिद्वार व ऊधम सिंह नगर जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में अतिथि शिक्षकों की तैनाती के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारियों को अभ्यर्थियों की मेरिटवार सूची भेज दी गई है। विभागीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि इन नए अतिथि शिक्षकों की तैनाती से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। नगर निगम देहरादून शीशमबाड़ा प्लांट में कूड़ा निस्तारण की क्षमता बढ़ाने जा रहा है। वर्तमान में प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 250 टन की है, जिसके चलते मशीनों को 2 शिफ्ट में चलाना पड़ रहा है। देहरादून में प्रतिदिन करीब 450 टन कूड़ा एकत्रित होता है। इसके अलावा शीशमबाड़ा में करीब 4.5 लाख मीट्रिक टन पुराना कूड़ा जमा है, जिसका निस्तारण भी किया जाना है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि प्लांट की क्षमता दोगुनी होने से रोजाना 500 टन नए और पुराने कूड़े का निस्तारण किया जा सकेगा। देखिए, माननीय एनजीटी के निर्देश के क्रम में हमको अपने प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना है
हमारे प्लांट की कैपेसिटी अभी 250 टन पर शिफ्ट की है, क्योंकि हमारा कूड़ा करीब 450 टन निकलता है, तो हम 2 शिफ्ट में ऑपरेशन करके अपने अपशिष्ट का प्रोसेसिंग करते हैं। अभी हम इसको दोगुना कर रहे हैं ताकि एक ही शिफ्ट में हम 500 टन अपशिष्ट का निस्तारण कर सकें। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने मंगलवार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालय में जन सुनवाई की। उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब की अध्यक्षता में 17 प्रकरणों पर सुनवाई हुई और 9 मामलों का निस्तारण किया गया। जन सुनवाई में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उपाध्यक्ष ने नाराजगी जताई और दोबारा अनुपस्थिति पर अधिकारियों के वेतन रोके जाने के निर्देश दिए। आयोग ने ऐसे अधिकारियों को जन सुनवाई में भेजे जाने पर भी नाराजगी जताई जिन्हें प्रकरणों के विषय में सही जानकारी नहीं है। मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार को 12 अगस्त को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगट को अधिक वजन के कारण महिला कुश्ती 50 किलोग्राम से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब वे फाइनल मुकाबला नहीं खेल सकेंगी। उधर पुरुष हॉकी में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने के बावजूद अंतिम मिनटों में हुए गोल के कारण भारत को जर्मनी से 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। कांस्य पदक के लिए भारत और स्पेन के बीच मुकाबला होगा। इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में कल रात से मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की भी खबर है। रुद्रप्रयाग जिले में लगातार बारिश के कारण सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी पर सेना द्वारा बनाया गया पैदल पुल नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण बह गया है। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नेताला और बिशनपुर के पास मलबा आने से आवाजाही के लिए बाधित है। उधर पिथौरागढ़ जिले के सभी हिस्सों में देर रात से लगातार बारिश जारी है। बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज की छुट्टी घोषित की है। वहीं बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश से गधेरे और नदियां उफान पर हैं। जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी जीएस सोन ने कहा है कि जिन जगहों पर नदी और नाले उफान पर हैं, वहां बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य अवकाश का निर्णय ले सकते हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चमोली, बागेश्वर और उधम सिंह नगर जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों में राहत और बचाव अभियान लगभग पूरा कर लिया गया है। इस दौरान सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन की सहायता से करीब 15,000 श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। 31 जुलाई की रात केदार घाटी में अतिवृष्टि से भूस्खलन के कारण विभिन्न स्थानों पर मार्गों के क्षतिग्रस्त होने और पुलों के बहने से तीर्थयात्री फंस गए थे। प्रदेश के सभी सांसदों ने संयुक्त रूप से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान विशेष रूप से केदार घाटी में आई आपदा पर चर्चा कर घटना की जानकारी दी गई। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है और आपदा के चलते स्थानीय लोग और छोटे बड़े सभी व्यापारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केदार घाटी और रामनगर सहित प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर सड़क मार्ग बाधित है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से यात्रा मार्ग सहित प्रदेश के अन्य राजमार्गों पर मौजूद आपदा संवेदनशील स्थानों पर स्थायी समाधान करने का अनुरोध किया। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में अमृत उद्यान का ग्रीष्मकालीन वार्षिक भ्रमण आरंभ होगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर पहली बार इसे विशेष रूप से खिलाड़ियों के लिए खोला जाएगा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर ये शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगा। अमृत उद्यान में आम लोगों का प्रवेश राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट और गेट नंबर 35 के बाहर स्थित कियोस्क से अमृत उद्यान में प्रवेश की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 100 मेगावाट बिजली के आवंटन को 30 सितंबर तक बढ़ाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से किसानों को 7% ब्याज दर पर फसल संबंधित गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने को कहा।
पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगट को अधिक वजन के कारण महिला कुश्ती 50 किलोग्राम के लिए अयोग्य घोषित किया गया और राज्य के विभिन्न हिस्सों में कल रात से मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी। चमोली, बागेश्वर और ऊधमसिंह नगर जिले में आज भारी बारिश का अनुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।